फंक्शन क्या है ये बताया गया था, ठीक है। उसमें फिर क्लासिफिकेशन हुआ था। फंक्शन क्या था कि एक फॉर्मूला जो कि एक सेट के एलिमेंट को अनदर सेट के एलिमेंट से कनेक्ट करे, प्रॉपरली कनेक्ट करे। एक आइडिया बताया गया था कि जैसे मान लिया हमने एरिया का फंक्शन बनाया, तो एक सेट ऑफ रेडियस है, दूसरे तरफ कुछ रियल नंबर्स हैं, तो हर एक रेडियस के करस्पॉन्डिंग उन रियल नंबर में यानी कि एरिया के कौन सी वैल्यू से कनेक्ट करेगा, वो एक और तरीका बताया गया था, है सही है। फिर उसके क्लासिफिकेशंस बताए गए थे कि किस तरह का कनेक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुए थे। अब है कि कुछ फंक्शंस जो बेसिक वाले जिनकी हमें ज़रूरत है, उनके अबाउट एक बेसिक आइडिया लेना कि ताकि उन्हीं पे मतलब कि बाकी जो आगे के चैप्टर्स हैं नहीं, तो उसमें आ जाइए एक मॉडुलस फंक्शन। क्या है मॉडुलस फंक्शन, क्या है? मॉडुलस किसी भी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपका 5 का मॉडुलस है, कितना होगा? 5। एक नंबर जैसे -3 दिया, इसका मॉडुलस 3 होगा। यानी कि जब हम मॉड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि गिवन नंबर या गिवन एक्सप्रेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है सही है। एक्स का मॉडुलस दिया जाए, एक्स अगर देते हैं तो 1 मिनट यहाँ देखिएगा, यहाँ एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ था? -3। आपने आंसर में एक्स तो नहीं लिखा है, मतलब एक्स -3 था तो क्या आंसर में आपने एक्स ही लिखा है क्या? एक्स कितना दिया है? -3 और आंसर क्या एक्स लिखे हैं क्या? कहाँ लिखे हैं? -3 थोड़ी लिखे हैं, -3 तो नहीं लिखे हैं। फिर तो इसका मतलब कि x का मॉड x का है ना, ये तो रॉन्ग है। फिर बताइए कि x का मॉड कितना होगा? भाई पॉजिटिव x आप x के टर्म में बताए ना, पॉजिटिव x क्या है? +x, ठीक है। +x अगर लिख रहे हैं तो वही बात कर रहा हूँ ना भाई, +x लिखे या x लिखे बात तो एक ही है। तो यहाँ पे मैं बताया कि जैसे x की जगह -3 दिया है तो आंसर में आपने कहाँ x लिखा है? x तो नहीं है। फिर तो नेगेटिव x लिखे, यानी कि मॉड x की जगह पे -x लिखा जाए, ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो फिर यहाँ पे x की जगह आपका लिया हुआ है कितना? 5। क्या -x लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। मुद्दा समझ रहे हैं क्या बात हो रही है? कि मॉड का पर्पस क्या है कि किसी भी गिवन नंबर या गिवन एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। तो कैसे बताएं, क्या उसका आंसर दे, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो जैसा अगर कोई कहता है कि भाई मॉड x की जगह x लिखा जाएगा, तो वो तो दिख रहा है यहाँ पे कि x जो दिया था वो आपने तो आंसर नहीं दिया। -x कह रहे हैं तो -x भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 5 दिया था, तो कहाँ आपने दिया -5? एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए, जब ये नंबर पॉजिटिव था तो फिर उस केस में x का मॉडुलस x ही हमने आंसर लिखा है। तो जो आप कह रहे हैं कि मॉड x बराबर x होगा, वो उस वक्त तक ट्रू है कि अगर x पॉजिटिव नंबर है, तब तो आप मॉड x की जगह x लिख दें। हाँ, लेकिन जहां पे नेगेटिव नंबर है तो वहां x का मॉड आपने x आंसर नहीं दिया। क्या किया कि जब ये नेगेटिव नंबर था तो एक और इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके देन इसका आंसर निकाल के दिया। कि जब नेगेटिव था तो उसमें क्या हुआ कि एक माइनस का और मल्टीप्लाई किया और देन उसके मैग्नीट्यूड का आंसर बताया। जैसे मान लिया कि पूछा कि -5 का मॉडुलस कितना होगा, कितना होना चाहिए? 5 ना। 5 का इससे क्या संबंध है? तो हमने कहा कि भाई कि जब ये नेगेटिव था तो एक और माइनस मल्टीप्लाई किया और देन उसके मैग्नीट्यूड निकल के आ गया कि 5। अरे हाँ, ये ना। अगर मान लिया 7 का मॉड पूछें, क्या जवाब देंगे? 7 मीन्स जब हमने आइडेंटिफाई किया कि ये नंबर पॉजिटिव था तो एज इट इज यही उठा करके हमने आंसर दे दिया।
है क्लियर? तो इससे एक आइडिया लग गया होगा कि किसी नंबर का मॉडुलस कैसे निकाला जाए। देखिए तो क्या ये समझ में आ गया कि x का मॉड अगर निकालना है तो हम कहेंगे कि x होगा कि अगर x पॉजिटिव है तब, और वही x का मॉडुलस माइनस x होगा कि अगर x नेगेटिव है तब, है क्लियर? तो मॉड निकालने के लिए ये समझ में आया कि उस नंबर का हम साइन चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव है तब तो एज इट इज वही आंसर दे देंगे, और नेगेटिव है तो फिर उस नंबर का माइनस टाइम्स लिखा जाएगा। अरे ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस तरह से लैंग्वेज में हम लिखते नहीं हैं, उसके लिखने का तरीका ये बनाया गया है कि जैसे आप मॉड एक्स की यही ना दो वैल्यू आप दे रहे हैं, दो डेफिनेशन दे रहे हैं, तो वो कौन लिखने जाए कि भाई मॉड एक्स इक्वल टू दिस इफ दिस या दिस। तो जब समझ में आया कि भाई कि उसके कंडीशनल दो डेफिनेशन दी जा रही है, तो इस तरह से लिखते हैं कि मॉड एक्स दो डेफिनेशन है, तो इस तरह से ब्रैकेट लगा करके पहला डेफिनेशन कि मॉड एक्स बराबर एक्स देंगे, कब? तो सामने में कंडीशन लिख देंगे कि जब एक्स पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस एक्स लिखेंगे कि जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये एक तरीके से मॉड का एक प्रॉपर डेफिनेशन निकल के आ गया कि भाई एक्स का मॉड निकालने का ये तरीका होगा, है ठीक है। अब ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको ग्राफ बना देते हैं, सही ना। ग्राफ से बहुत सारे बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल जाते हैं कि लाइक वो कहाँ पे डिफाइंड है या कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, अगर उसके अलावा उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम ग्राफ से समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन तैयार हो गया, पर्पस समझ में आ गया। अरे पर्पस समझ में आ गया क्या का मतलब? मैग्नीट्यूड पता करना कैसे काम करेगा, तो ये बताया गया कि अगर वो पॉजिटिव नंबर है एज इट इज वही आंसर दे देगा, और नेगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई करके देन आंसर देगा। हाँ, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये इक्वालिटी दोनों जगह लगी हुई है यहाँ पे, मतलब कि जैसे जीरो का मॉड निकालना है तो कहा गया कि उस वक्त ये भी फॉर्मूला वैलिड है, और जीरो का मॉड इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो जीरो के मॉड के लिए दोनों डेफिनेशन यूज किया जा सकता है, इसलिए दोनों जगह पे इक्वालिटी लगाई गई है सही है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो हर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए उस फंक्शन को एज ए वाई रख के ग्राफ बनाते हैं, और जहां कई सारे डेफिनेशन आ रहे हों तो वहां पे ग्राफ भी पार्ट वाइज बनाया जाता है। हर डेफिनेशन से कुछ कुछ टुकड़े निकालते हैं और देन उनको मिलाकर फाइनल ग्राफ तैयार किया जाता है। जैसे इसमें y इक्वल टू एक्स एक डेफिनेशन है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ से कुछ पार्ट उठाया जाएगा। कौन सा पार्ट? तो जो सामने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। अरे ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, हाँ जी, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है भाई, बता सकते हैं? y इक्वल टू एक्स लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो कोई भी 2-3 पॉइंट ले लीजिए, बन जाएगा। जैसे x 0 ले लेंगे तो y आ जाएगा कितना? 0, तो एक पॉइंट ये मिल गया 0,0। अगली बार x1 पे y1 आ गया तो ये एक पॉइंट मिल गया, x2 पे y2 आ गया तो ये पॉइंट मिल गया। इस तरह से ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनको ही मिला दिया जाए, आपका ये एक ग्राफ आ गया y इक्वल टू एक्स का, है सही है। हाँ, लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ नहीं लेना है, कहा गया कि इस ग्राफ का सिर्फ वो पार्ट लिया जाएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। बताइए जरा, इस ग्राफ में यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके सामने वाला माइनस में, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये भी नेगेटिव है। पॉजिटिव वाई के राइट साइड वाला पार्ट है, तो हमें पॉजिटिव वाला पार्ट रखना है, नेगेटिव वाला यानी कि ये सारा पार्ट इसका हटा दिया जाएगा। ये सब जो है कि जितना भी नेगेटिव पार्ट था वो हटा दिया जाएगा, है क्लियर। इसी तरह दूसरा जो पार्ट लिया जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा भाई? तो ये भी लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट से प्लॉट कर लेंगे। तो एक बार x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा? 0, ये आपका ग्राफ मिल गया, पॉइंट मिल गया। x1 पे y कितना आएगा? -1, तो 1 पे -1 ये पॉइंट मिल गया, 2 पे -2 ये पॉइंट मिल गया। इस तरह से इन 2 पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपका ग्राफ आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स का, है सही है। हाँ, लेकिन इस ग्राफ का भी सिर्फ वो पार्ट लिया जाएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है। यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इसके सामने वाला जो कि पॉजिटिव में है,
इधर भी आपका पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव वाई के लेफ्ट में होगा, यानी कि ये जितना भी पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट का पार्ट है ये पूरा हटा दिया जाएगा। है क्लियर? तो पहली लाइन का ये पार्ट, दूसरी लाइन का ये पार्ट, ये मिल करके फाइनली जो हमारा ग्राफ आया वो अब ये आ गया कि y इक्वल टू मॉड एक्स एज ए ग्राफ ये होगा। है सही है? ठीक है, क्या सही है बताइए? मॉडुलस पर्पज समझ में आ गया? क्या था कि मैग्नीट्यूड बताना है। सीधी बात है कि मॉड किस पर्पज से बनाया गया, तो किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, चाहे वो क्वांटिटी कोई नंबर दिया हो उसका मैग्नीट्यूड, या कोई वेरिएबल दिया हो, या कोई एक्सप्रेशन दिया हो उसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। सही है? वर्क कैसे करता है? तो पॉजिटिव क्वांटिटी है एज इट इज वही आंसर, और अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई करके। उसके बाद ये जो डेफिनेशन आया उसको यहाँ पे ग्राफ पे बना दिया गया। ग्राफ बनने के बाद अब कुछ इसके बेसिक इंफॉर्मेशंस लाइक इसका डोमेन क्या है, या डोमेन का मतलब क्या होता है, या रेंज क्या है, या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, या डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, ये सारी चीज़ें ग्राफ देख करके हम पहचान लेते हैं। तो पहले ग्राफ तक बनाइए, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या इनका मतलब क्या होता है। तो क्या हुआ, मॉड एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा? मॉड एक्स की वैल्यू तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है। पॉजिटिव एक्स हुआ तो एक्स, और नेगेटिव एक्स हुआ तो अगर कोई पूछे कि मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स कब होल्ड करता है, मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स कब होगा? हाँ, साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जब एक्स बराबर 0 हो। ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई पूछे कि भाई मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर कब आएगा, तो नेगेटिव पे भी आएगा एज वेल एज 0 पे भी मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होगा। इसी तरह मॉड एक्स एक्स कब होगा, तो पॉजिटिव पे भी 0 पे भी। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि इक्वालिटी दोनों जगह पे एप्लीकेबल है। ठीक है, डेफिनेशन से अब हमारा ग्राफ तैयार हो गया। तो एक मिनट सुनिए, अब फंक्शन, किसी भी फंक्शन के डोमेन का क्या मतलब है? डोमेन का मतलब कि सेट ऑफ एक्स जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, और जाहिर है कि जिस एक्स पे डिफाइंड होगा उसी के सामने ग्राफ दिखेगा। अगर कहीं पे अनडिफाइंड है तो वहाँ पे तो ग्राफ ही नहीं होगा। तो जब भी आपसे डोमेन पूछा जाए तो उस केस में अब आपको रीडिंग ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ पढ़ना है। रीडिंग ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ग्राफ है। सही है कि यानी कि किस किस एक्स के सामने ग्राफ अपीयर होता हुआ दिख रहा है। बताइएगा ग्राफ किस एक्स पे अपीयर हो रहा है? जैसे क्या एक्स इक्वल टू 5 पे अपीयर हो रहा है? तो हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट 5 की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यूनिट आगे आ जाइए, ये एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। यहाँ पे तो लेकिन ग्राफ नहीं है, लेकिन अगर इसके सामने यहाँ चले तो यहाँ के भी एक्स की वैल्यू 5 ही है। भाई राइट मूव करने पर एक्स बढ़ेगा, लेफ्ट में एक्स कम होगा, लेकिन अगर आप सामने चल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू सेम होगी। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू 5, ये भी 5, और ये भी एक्स की जगह 5 ही है। एक्स कोऑर्डिनेट 5 का ग्राफ मिल गया। तो क्या इसी तरह 10 पे ग्राफ मिलेगा? 10 के सामने भी ग्राफ मिलेगा, और ये ग्राफ पूरा आगे तक जा रहा है। इसका मतलब कि अगर आप इंफिनिटी पे तक भी जाएंगे तो वहां तक ग्राफ मिलेगा। इसी तरह सारे नेगेटिव नंबर के सामने भी मिल रहे हैं। तो जिस एक्स के सामने ग्राफ अपीयर हो रहा है उसकी रीडिंग ही डोमेन है। तो डोमेन क्या हो गया भाई? एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर है। इसी तरह अगर हम किसी फंक्शन के रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब होता है कि उस फंक्शन की वैल्यूज क्या क्या अपीयर हो सकती है, यानी कि सेट ऑफ ऑल फंक्शनल वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। फंक्शनल वैल्यूज का सेट जो होगा पूरा वो कहलाएगा उसका रेंज। और फंक्शनल वैल्यू ग्राफ के वाई कोऑर्डिनेट से पता चलता है।
कि जैसे किसी जगह अगर y कोऑर्डिनेट 5 है तो इसका मतलब वहां फंक्शन की वैल्यू 5 है, क्योंकि फंक्शन को आपने एज ए y रख के बनाया है सही है। तो जब भी आपसे रेंज पूछा जाए तो उस वक्त आपको रीडिंग ऑफ y कोऑर्डिनेट पढ़ना है। अरे याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि डोमेन के लिए x की रीडिंग और रेंज के लिए y कोऑर्डिनेट की रीडिंग। अब बताइए कि क्या इस ग्राफ में y कोऑर्डिनेट -2 है? -2 कहां पे होगा कि इससे अगर 2 यूनिट नीचे आए तब y की वैल्यू -2 होती है, और उसी के सामने जैसे यहां पे आ गए तो भी y की वैल्यू -2, यहां भी y की वैल्यू -2। भाई नीचे जितना जाएंगे उतना y कम होगा, ऊपर चलने से y बढ़ेगा। आप यहाँ की y -2 है तो इसके सामने चल रहे हैं तो हर जगह y की वैल्यू -2 ही चलेगा, इधर भी y कोऑर्डिनेट -2 ही चलेगा। क्या कोई ग्राफ है जिसका y कोऑर्डिनेट -2 है? -3 है? -3 है क्या? नहीं है। तो क्या क्या y है? तो हम कह रहे हैं कि सबसे कम y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है जो कि 0, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़े, जैसे 0.1 यूनिट ऊपर बढ़े तो y की वैल्यू 0.1, थोड़ा और ऊपर बढ़े 0.2, 0.3, इस तरह से ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और कहाँ तक जा सकता है y कोऑर्डिनेट? इन्फिनिटी तक। तो जो भी y की रीडिंग है वो रेंज होगा। थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, ओहो ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये सही है। तो रेंज के लिए क्या बताया कि रीडिंग ऑफ y कोऑर्डिनेट। अब ग्राफ में y कोऑर्डिनेट की रीडिंग क्या अपीयर हो रहा है भाई? 0 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब कि रेंज जो होगा आपका हो जाएगा y की वैल्यू जो अपीयर हो रही है 0 से इंफिनिटी, दैट इज द रेंज। समझ में आ गया कि डोमेन के लिए x की रीडिंग पढ़नी है, रेंज के लिए y की रीडिंग पढ़नी है। सही है। एक बात और सुनिए, कोई भी फंक्शन स्टार्टिंग से एंड तक अगर उसका ग्राफ लगातार है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, और कोई अगर ग्राफ टूटा हुआ है तब वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। अभी इसी की बात करें तो ये आपका जहां से स्टार्ट हुआ, जैसे -∞ से स्टार्ट हुआ और आगे इंफिनिटी तक जा रहा है, क्या कहीं ग्राफ उसमें टूटा हुआ है, ब्रेक है? नहीं है ना। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल होगा? कंटिन्यूअस का। तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x। कहीं भी इस ग्राफ में ब्रेक नहीं है, इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? एक बात और सुनिए, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है जैसे कोई भी आप फंक्शन की डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो एक तरीके से उस पे टेंजेंट के स्लोप को आप मेजर कर रहे होते हैं। डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लिया कोई फंक्शन है साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? कॉस एक्स। और वही पूछा जाए साइन एक्स का डेरिवेटिव π/2 पे बताइए, तो कॉस π/2 आप 0 आंसर दे देते हैं। वो जो आंसर आप 0 दे रहे हैं, क्या उस 0 का कोई सिग्निफिकेंस है? तो जो आप आंसर 0 बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि π/2 पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप 0 होगा। तो डेरिवेटिव जो आप बताते हैं वो बेसिकली टेंजेंट की स्लोप को आप बताते हैं। है सही है? अरे ये ऐसे ही वर्बली याद रहेगा। आगे तो हम उसको प्रूफ भी करने वाले नहीं कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें वही चेक करना है कि कौन सा डिफरेंशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डेरिवेटिव जो हम लिखते हैं वो टेंजेंट का स्लोप है, वो तो हम आगे प्रूफ भी करके दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एज ए पॉइंट के तौर पे तो याद रहेगा कि डेरिवेटिव क्या है? क्या है डेरिवेटिव? टेंजेंट का स्लोप। तो कोई भी ग्राफ में अगर कहीं कॉर्नर बनता है, यानी कि ग्राफ शार्पली टर्न हो रहा है, तो वहां टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है, और टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता तो हम कहते हैं कि वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अरे ठीक है कि कोई भी ग्राफ में अगर कॉर्नर बन रहा है यानी कि शार्पली टर्न हो रहा है, जैसे ये वाला आया 0 पे, क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन ये एक आ रहा था और एक कॉर्नर की तरह टर्न हो गया, तो ये फंक्शन कहलाएगा कि नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट कहां पे? तो वहां के x कोऑर्डिनेट बता दीजिए कि x = 0 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है।
है, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या ये 4 पॉइंट्स जो बताए गए हैं वो हर फंक्शन की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी में आता है? क्या ये ग्राफ देख करके पहचान लेंगे? कि जैसे डोमेन कैसे पहचानेंगे? डोमेन, किसी भी फंक्शन के डोमेन को कैसे पहचानेंगे? कि उसके एक्स की रीडिंग पढ़ लेंगे तो वो डोमेन। रेंज कैसे पहचानेंगे? तो वाई की रीडिंग जो होगी वो रेंज होगा। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की पहचान क्या है? कि अगर लगातार चल रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूअस, और ग्राफ अगर टूटे हुए फॉर्म में टूट टूट के बना हुआ है तो इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? ग्राफ कहीं कॉर्नर बना दिया तो इसका मतलब कि वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ, अगर टर्न हो रहा है लेकिन स्मूथली टर्न हो रहा है, जैसे कोई फंक्शन इस तरह से टर्न होकर चले, टर्निंग की इसमें भी आ रही है, हाँ, लेकिन कॉर्नर नहीं बन रहा है, स्मूथली टर्न हुआ है, तो ये कहलाएगा डिफरेंशिएबल, और जिसमें कॉर्नर बन गया वो कहलाएगा आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। सही है, ठीक है। तो इतनी बातें लिख लीजिए। 0 5 पे क्या कॉर्नर बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, वहाँ पे स्मूथ है, तो 5 पे डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि जो भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है वो हर जगह पे नहीं होता है, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे कॉर्नर बन रहा होता है वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसीलिए जब हम बताते हैं कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो साथ साथ एक्स भी बताते हैं कि किस एक्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हम नॉन डिफरेंशिएबल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहाँ कॉर्नर बने वहीं पे है। क्लियर हो गया? अरे ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट एक फंक्शन और लिखिए। अब एक फंक्शन आता है सिग्नम फंक्शन। हाँ जी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एस जी एन एक्स, और किसी भी नंबर के सिग्नम का मतलब हुआ कि उस नंबर से उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना होगा। कोई नंबर की मैग्नीट्यूड और उस नंबर का रेशियो कितना होगा, उस रेशियो को ही कहा जाता है सिग्नम। यानी कि एक नंबर जनरली एक्स पे बात करें तो एक्स के मैग्नीट्यूड और एक्स का जो रेशियो होता है वही कहलाता है सिग्नम फंक्शन है। क्लियर है? अब सवाल है कि जब रेशियो की बात आई यानी कि डिवीजन होगा, तो ये तो सबको पता है कि भाई डिवीजन की जब बात करते हैं तो 0 पे वो डिफाइन नहीं होता है। तो फिर सवाल है कि भाई 0 पे कैसा होगा, ये क्या 0 पे भी यही लिया जाएगा क्या? तो नहीं, तो ये कहा गया कि x के मॉड और x का जो रेशियो होगा वो तो सिग्नम कहलाएगा, बट नॉट फॉर x इक्वल टू 0, 0 के लिए नहीं। 0 का सिग्नम अलग से असाइन किया गया कि उसकी वैल्यू एज ए 0 दी जाएगी। अरे ठीक है, क्या ठीक है? कि क्या है मतलब सिग्नम का? क्या अगर 0 है कोई नंबर तो उसके सिग्नम का तो मतलब एज ए 0, लेकिन अगर 0 के अलावा कोई नंबर हो तो कहा गया कि उसके मैग्नीट्यूड और उस नंबर का जो रेशियो होगा उसी को कहा जाएगा सिग्नम है। क्लियर? अब चलिए कुछ x पे इसकी वैल्यूज निकालते हैं, क्योंकि इसका भी ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो कहा गया कि भाई कि कुछ x रखिए, उस पे पॉइंट्स मिलेगा और उससे वैल्यूज निकालिए। कुछ x को रख के वैल्यूज निकालिए, उससे पॉइंट्स मिलेगा, पॉइंट मिला करके ग्राफ बनाइएगा। रखिए जरा कुछ x, किस x पे क्या वैल्यू देगा? जैसे 5 पे, 5 का अगर सिग्नम ले तो कितना आंसर देगा? 1, और 6 का लें तब भी 1, और 10 का 1। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इसी को अगर हम एज ए वैल्यू लिखें तो हम कह रहे हैं कि ये क्लियरली दिख रहा है कि जो भी x 0 से बड़ा होगा, जो भी x 0 से बड़ा होगा तो उस वक्त मॉड x की जगह x, ये भी x, यानी कि आंसर 1 दे देगा। और 0 पे बात करें तो 0 पे तो एक अलग तरीके से ही दिया गया 0, और अगर x 0 से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। इसका मतलब कि एक तरीके से हर नंबर के सिग्नम को हमने कैलकुलेट कर दिया। क्या कैलकुलेशन किया कि जो भी x पॉजिटिव है तो उसका सिग्नम 1, नेगेटिव का सिग्नम -1, और 0 है तो उसका सिग्नम 0। अब इसको भी वही जैसे स्टडी करने के लिए मैंने कहा कि एज ए वाई रख के ग्राफ बना लिया जाए। चूंकि यहाँ भी एक से ज़्यादा डेफिनेशंस दिए हुए हैं तो यहाँ भी ग्राफ टुकड़ों में बनेगा। y इक्वल टू 1 से कुछ टुकड़ा उठाएंगे, फिर -1 से कुछ टुकड़ा लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे तो यहाँ सामने मेंशन किया हुआ है कि वो पार्ट लेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट -1 हो। चलिए तो अब बनाते हैं इसका ग्राफ। सुन लीजिए अब इधर y इक्वल टू 1 का ग्राफ बताइएगा। y इक्वल टू 1 का ग्राफ
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या आपका एक्स के पैरेलल और 1 यूनिट की हाइट पे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में आता है क्लियर। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट की हाइट पे, इसका मतलब कि ये आपके y इक्वल टू 1 का ग्राफ हो जाएगा, सही ना। हाँ, लेकिन ये ग्राफ कंप्लीट नहीं लेना है, कह रहा है कि इसका सिर्फ वो पार्ट लेना है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव y के राइट साइड में होगा, तो वो वाला पार्ट रखना है। जितना भी नेगेटिव पार्ट है इधर का ये सब हटा दिया जाएगा। इवन 0 वाला पॉइंट जो है वहां से भी हटा दिया जाएगा, 0 के लिए वैलिड नहीं है। तो जब एक पॉइंट हटाते हैं तो वहां पे इस तरह से सर्किल बना के दिखा देते हैं। तो इसका मतलब कि इसके आगे पूरी ये वाली लाइन चलेगी और बाकी इधर पीछे का पार्ट हटा हुआ है, बस ये आपका पूरा ग्राफ रहेगा इधर, है क्लियर, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू 0 कहाँ पे, तो जब x 0 हो, x 0 हो तब लेना है y इक्वल टू 0। तो भाई ये तो एक पॉइंट सिर्फ आया x 0 पे y 0, तो x 0 y 0 पॉइंट आपका ये वाला मिल गया, ये मिल गया x 0 एंड y 0 का पॉइंट, है क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट लेना है y इक्वल टू -1। y इक्वल टू -1 भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यानी कि x के पैरेलल 1 यूनिट नीचे। तो इधर आपकी लाइन आ गई 1 यूनिट नीचे, है क्लियर। जिस लाइन में सिर्फ वो पार्ट लेना है जिसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव इधर होता है, इसको रखना है। और जो भी इससे राइट का पार्ट है ये पूरा हटा दिया जाएगा। इवन 0 के सामने का भी हटा दिया जाएगा, यानी कि ये पॉइंट हटा दिया जाएगा। तो सिर्फ इधर वाला पार्ट आपका लिया जाएगा। ये क्या वो समझ में आया क्या, कौन सा पार्ट है, इधर ये वाला, फिर एक डॉट है, फिर वो है। अरे ठीक है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो सिग्नम x का ग्राफ ये है, एक यहाँ पे डॉट है, इधर 0 को छोड़ के आगे एक स्ट्रेट लाइन जिसका y कोऑर्डिनेट 1 पे है, और इधर इसको छोड़ के एक स्ट्रेट लाइन जिसका y कोऑर्डिनेट -1 पे है क्लियर है, ठीक है। और अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि हाँ भाई जितना पिछली बार समझाया था वो समझ में आ गया, तो ग्राफ नोट करने के बाद यहाँ पे अब इसका डोमेन क्या है वो बताइएगा, फिर इसका रेंज क्या है वो बताइएगा, फिर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है वो बताइएगा, और डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है ये बताइएगा। क्योंकि ये जितने भी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ये हर फंक्शन के अबाउट ये आइडिया होना चाहिए, ये उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि उसका डोमेन जानना, रेंज जानना, कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिसकंटिन्यूअस है तो कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। और वो हम रटेंगे नहीं, इसका ग्राफ से ही पहचान बता दिया जा रहा है, ग्राफ से आप पहचानते रहिएगा, बस ग्राफ याद रखिएगा। चलिए लिखिए इतनी बातें। हो गया भाई, क्या है डोमेन, क्या है, क्या भाई डोमेन। तो मैंने कहा कि ये देखिए किस एक्स पे ग्राफ अपीयर हो रहा है, कौन सा एक्स पे, किस एक्स पे ग्राफ अपीयर हो रहा है, -1 और 1, एक्स कोऑर्डिनेट -1 और एक्स कोऑर्डिनेट 1 पे ही अपीयर हो रहा है। और 0 पे नहीं हो रहा है, 0 पे भी हो रहा है, तो बचा ही क्या, ग्रेटर देन 0 पे भी अपीयर हो ही रहा है, लेस देन 0 पे भी हो ही रहा है, सारे नेगेटिव पे भी हो रहा है और 0 पे भी हो रहा है, तो कोई एक्स तो बचा नहीं है ना। अरे बचा हो तो बोलिए। तो क्या किस एक्स पे अपीयर हो रहा है, ऑल रियल एक्स, ऑल रियल एक्स। बताइए अगर कोई डाउट हो तो। जैसे आप ही ने कहा भाई सारे नेगेटिव एक्स पे, जैसे -1 पे भी अपीयर हो रहा है, -5 पे कहीं अपीयर हो रहा है, -10 पे अपीयर हो रहा है, तो सारे नेगेटिव नंबर पे तो अपीयर हो ही रहा है। 0 पे भी अपीयर हो ही रहा है, 0 पे ये डॉट तो है, और फिर 0 से बड़ा लें, 1 लें, 2 लें, 10 लें, 100 लें, नहीं तो क्या आ गया कि x की वैल्यू -∞ से ∞ तक के सारे x पे अपीयर हो रहा है, सही है। तो पूरा रियल नंबर। हाँ, रेंज की बात करें, रेंज क्या हो रहा है,
हाँ, -1 से +1, -1 से +1 कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस बीच के सारे y आ रहे होंगे, जैसे 0.5 भी आ रहा होगा। अगर आप कहते हैं कि y -1 से +1 तक, तो इसका मतलब कि y की वैल्यू 0.5 भी इसमें होगा, y की वैल्यू 0.4 भी होगा। क्या ये सब भी y अपीयर हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है कि ये पूरी लाइन पे, जैसे यहाँ पे हाथ रखूं तो यहाँ का y कितना है? -1, इस जगह पे भी -1, इस पे भी -1, तो इधर तो पूरा -1 अपीयर हो रहा है। -1 के बाद सीधे y कोऑर्डिनेट 0 आया, इस बीच वाले y कोऑर्डिनेट तो नहीं अपीयर हो रहा है, और 0 के बाद क्या आया? 1 आया। तो लगातार -1 से 1 तक नहीं आया, बल्कि 3 ही y आया, -1, 0 एंड 1। तो रेंज के लिए मैंने कहा था कि y की रीडिंग पढ़नी है, और y की रीडिंग क्या है? तो -1, 0 और 1। तो खैर y की रीडिंग पढ़ के रेंज देना होता है, मतलब सिंपली आप अगर रेंज कहें तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि इस फंक्शन का रेंज क्या है, तो बस यही नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन ऐसे 3 नंबर का सेट। अरे ठीक है या नहीं? आपके जवाब में और इसमें फर्क दिख रहा है कि आप जो कह रहे थे -1 से 1, वो नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 पॉइंट्स है, -1, 0 एंड 1। क्लियर? कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है? बता रहा हूं फिर से। कोई फंक्शन स्टार्टिंग से एंड तक चले, अगर वो लगातार चल रहा है तो कंटिन्यूअस, और अगर कहीं पे टूट गया है तो जिस x पे टूटा होगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। अगर कहीं टूटा हुआ है तब डिसकंटिन्यूअस, और जिस x पे टूटा होगा वो कहलाएगा उसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर हम इधर पूरा पीछे -∞ से स्टार्ट करें तो इधर तो लगातार चल रहा था, लेकिन जब हम 0 पे पहुंचे तो पता चला ग्राफ टूट गया है, ब्रेक हो गया है, एक टुकड़ा ये आया है, फिर एक यहाँ पे डॉट आया है, फिर उससे आगे गया है। इसका मतलब कि अब 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अरे ठीक है, तो इधर तो पूरा कंटिन्यूअस चल रहा था, लेकिन ओरिजिन के पास यानी कि x = 0 पे ये ग्राफ टूट गया, तो कहेंगे कि x = 0 पे डिसकंटिन्यू है। अरे सही है, फिर 0 से आगे लगातार चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कहा जाएगा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कहाँ पे? तो एट x = 0 ओनली, सिर्फ यहीं पे डिसकंटिन्यू है, बाकी उसके अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है। ग्राफ इधर से पूरा आगे तक जा रहे हैं, क्या लगातार चल रहे हैं? लगातार है या कहीं ब्रेक हुआ है, टूटा हुआ है? टूटा हुआ है ना? कहाँ पे? वहां का x कोऑर्डिनेट बताना होता है, जहां टूटा है वहां के x कोऑर्डिनेट की रीडिंग क्या है वो बताना है। y उस वक्त कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं है, तो जहां पे टूटा है वो कहाँ पे? ये ओरिजिन के पास ही ना। x कोऑर्डिनेट कितना है वो बताइए वहां का। है क्लियर? ठीक है। डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, तो सुन लीजिए, मैंने कहा कि वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट नहीं बन सकता है, टेंजेंट ना बनने का एक रीजन बताया था, कॉर्नर बने। ठीक है, अब एक बात और लिखिए कि टेंजेंट कैन नॉट बी ड्रॉन, वो तो एक रीजन बताया था, लेकिन सिर्फ वही नहीं, हाँ, एट कॉर्नर, पहले समझ लीजिए बाद में नोट करिएगा। कॉर्नर से मतलब था कि ग्राफ में शार्पली टर्निंग हो, लाइक ये कहीं भी अगर शार्प टर्निंग हो रहा है, या इस तरफ से ग्राफ एक आया और ऐसे आ गया, तो जहां भी कोना सा बन जाए वो आपका कॉर्नर होता है, ये तो सीधी बात है। कॉर्नर पे टेंजेंट नहीं बन सकता है, एज वेल एज कस्प पे भी टेंजेंट नहीं बन सकता है। कस्प क्या होता है कि दो कन्वेक्स कर्व जहां ज्वाइंट होते हैं उस पॉइंट को हम कस्प कहते हैं। कन्वेक्स कर्व का मतलब हुआ कि जैसे एक कर्व ये आया आपका, एक कर्व ऐसा आया, कन्वेक्स, कन्वेक्स समझते ही हैं, इनकी जहां पे ये ज्वाइनिंग होती है ये पॉइंट कहलाता है कस्प। तो जहां कॉर्नर बने या जहां कस्प बने, कस्प पे भी टेंजेंट नहीं बन सकता है। या एट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये एक ग्राफ यहाँ पे आया और उसके बाद ग्राफ ऐसे आ गया, यानी कि इस जगह पे अगर आपका टूट गया ग्राफ, ये जैसे मान लिया पॉइंट ए है, तो जहां भी ग्राफ टूटा हुआ होगा वहां पे भी टेंजेंट नहीं बन सकता है। 3 रीजन होते हैं टेंजेंट ना बनने का, जिसमें से एक प्राइमरी बताया गया, कॉर्नर बनना, एज वेल एज कहीं पे कस्प बन जाए तब, या ग्राफ ब्रेक हो रहा हो तब,
तो वहाँ पे टेंजेंट नहीं बन सकता है, और जहाँ भी टेंजेंट नहीं बनेगा वहाँ नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है? नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे? एट x इक्वल टू 0। वजह डिसकंटिन्यूटी। 3 रीजन है जिनमें से डिसकंटिन्यूस होना वो यहाँ पे रीजन बना। तो नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। ठीक है? अरे ठीक है, अब पहचान में आ जाएगा, डोमेन पहचान में आ जाएगा, ग्राफ से रेंज भी पहचान लेंगे, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस ये भी पहचान में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो ये चलता रहेगा, उस वक्त तक पहचान करवाते रहेंगे जब तक आपको पूरी तरह से याद ना हो जाए। मतलब ये तो हर फंक्शन में ही पढ़ना है, जहां भी फंक्शन अभी बताएंगे सब में अब ग्राफ बना दिया जाएगा, आपको खुद ही पहचानना है। और देखिए वैसे भी ये सारे पॉइंट्स रट तो नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरह से 20 फंक्शंस आएंगे, सबके बारे में रटने वाली बात तो नहीं है। तो तरीका एक ही बचता है कि आप इनको ग्राफ से पढ़ना सीख लीजिए। सही है? ठीक है, 2 फंक्शन हो गए। तीसरा एक फंक्शन और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसमें भी यही बातें होंगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हालांकि अभी अलजेब्रा में ही अभी और भी है, पहले तो अभी ये तो अलग फैमिली हो गया। क्या जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन? y इक्वल टू a की पावर x, जहां पे a के बारे में कहा गया कि एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो उसके पावर में x हो। भाई वेरिएबल x होता है, y क्या इसको काम कर दें, fx ही रख दें, ठीक है रहने दीजिए। fx को ही एज ए y लेकर के जब ग्राफ बनाना होता है तो उसको ही एज ए y रखते हैं। सुन लीजिए, a की पावर x के फॉर्म में, जहां कह रहा है कि a कोई एक पॉजिटिव वैल्यू हो और वेरिएबल जो x है वो इंडेक्स में यानी कि एक्सपोनेंट में दिखने लगे, तो उसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। जैसे आपका 3 की पावर x या 5 की पावर x हो या 7 की पावर x हो या 10 की पावर x हो, सबके सब एक्सपोनेंशियल फैमिली में होते हैं। क्लियर है? पॉजिटिव कहा गया तो यहाँ पे सब 1 से बड़े दिखाए गए हैं। इनफैक्ट 1 से छोटे भी हो सकते हैं, जैसे 1/2 की पावर x हो या 1/4 की पावर x हो या 1/5 की पावर x हो, ये सब एक्सपोनेंशियल ही कहलाते हैं, सब जितने भी दिए हुए हैं। ठीक है? क्या नो नेगेटिव नहीं होगा, वही इसीलिए तो ये लिख दिया हूँ पहले, वो इंपॉर्टेंट एज ए रिमार्क के तौर पे लिखा हूँ, क्योंकि नेगेटिव इसमें इसलिए नहीं लेते हैं। अगर हम नेगेटिव नंबर पे पावर x कर दें, एक फंक्शन ये भी होगा, लेकिन इस वाले फंक्शन का बिहेवियर उस वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो जब भी हम एक फैमिली बनाते हैं, एक ग्रुपिंग करते हैं, तो उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले फंक्शन को रखते हैं, इसका बिल्कुल उससे अलग होगा। अलग कैसे? कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हमने इसको एक फंक्शन बनाया, पूछा जाए कि इस फंक्शन की 1/2 पे कितनी वैल्यू होगी, यानी कि 1/2 पावर रखेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, तो पता ही है पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर है, स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होगा। 1/4 रखें मीन्स 4th रूट, वो भी अनडिफाइंड। 1/6 पे पूछा जाए अगेन अनडिफाइंड, 1/8 पे पूछा जाए अगेन अनडिफाइंड। ये तो कई ऐसे एक्स आएंगे कि जहाँ पे ये डिफाइंड ही नहीं होगा, यानी कि इसके डिफाइंड होने में भी कई सारी कंडीशंस लग जाएगी, जबकि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी आप एक्स रखते जाइए वो हमेशा डिफाइंड होता जाएगा। तो इसका जो बिहेवियर है उससे एंटायरली डिफरेंट है, तो इसलिए नेगेटिव वाले को उस फैमिली में रखा ही नहीं गया। वो एक फंक्शन हो सकता है बट दैट विल नॉट बी काउंटेड इन एक्सपोनेंशियल। है सही है? तो एक्सपोनेंशियल क्या कहा गया कि कोई भी पॉजिटिव पे पावर वेरिएबल आपका पावर हो तो वही कहलाएगा एक्सपोनेंशियल, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जैसे ये सब। है सही है? अब इस फंक्शन का पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें समझने के लिए इसका भी ग्राफ ही बनाएंगे, ग्राफ से हम समझ लेंगे। तो ग्राफ में ये देखिएगा, जिसमें भी 1 से ज्यादा बेस है वो सबका बिहेवियर सिमिलर होता है, एक जैसा होता है आपस में, लेकिन ये सब में 1 से ज्यादा बेस है। जैसे ही बेस 1 से छोटा होता है इसका बिहेवियर उससे बिल्कुल बदल जाता है।
तो ये आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन उसका बिहेवियर उससे बिल्कुल अलग चला जाता है। तो इसमें किसी भी एक का ग्राफ ड्रॉ कर दें, वैसे ही आपका लगभग जैसे 3 की पावर x का ड्रॉ कर दें तो 5 की पावर x भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, 7 की पावर x भी वैसा ही दिखेगा। तो इसमें एक हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, जैसे y इक्वल टू 3 की पावर x का ही ड्रॉ करके देख ले रहे हैं कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो सिंपल है कि x हम रखेंगे और उस पर y निकालेंगे। रखिए x 0 पे y कितना आएगा, x 0 पे y, x 0 पे y की वैल्यू 1 आया ना, तो x कोऑर्डिनेट 0 पे y 1, x 1 रखेंगे तो y कितना आएगा 3 आ जाएगा कहीं यहाँ पे, x 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 9 यहाँ पे, फिर इस तरह से 27 और काफ़ी ऊपर चला गया। x जब -1 रखा तब ये कितना आएगा, -1 रखा तो इसी की बात हो रही है इसमें, 1/3 का मतलब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, नहीं -2 रखा तो 1/9 यानी कि इधर कहीं और छोटा, फिर 1/27 कुछ और छोटा, हाँ लेकिन रहेगा सब पॉजिटिव नहीं ना, 1/27 बोला तभी तो पॉजिटिव ही है, बहुत छोटा सा होगा लेकिन पॉजिटिव। फिर आएगा 1/81 वो भी पॉजिटिव और छोटा, तो इधर की तरफ ये कम होता चला जाता है और उधर वो बढ़ रहा होता है। अगर इन पॉइंट्स को मिलाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, लाइक ये ग्राफ जो है y इक्वल टू a की पावर x का आ जाता है फॉर ऑल a मोर देन 1। जैसे मैंने 3 की पावर x का बनाया, मैंने कहा कि वैसा ही 5 की पावर x भी होगा, वैसा ही 10 की पावर x भी होगा। बस फर्क ये रहेगा कि ये 1 पे 3 शो कर रहा है, तो 5 की पावर x रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा 5 की, और 10 की पावर x है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 10 रहेगा, लेकिन बिहेवियर कुछ ऐसा ही रहेगा। है क्लियर? क्लियर है। जैसे ही 1 से छोटा लिया, जैसे 1/2 या 1/3, तो ये सब आपस में एक दूसरे से रिजेंबल्ड होंगे, लेकिन इसका बिहेवियर इस वाले से बिल्कुल अलग होगा। अब उसमें भी समझने के लिए y इक्वल टू 1/2 की पावर x का एक ग्राफ बना दे रहा हूं। हाँ जी, इसमें बताइए, अच्छा ये पॉइंट मार्क कर दीजिएगा कि ये पॉइंट कौन सा है, x 0 और y 1 है ठीक है? ठीक है। अब 1/2 की पावर x पे आ जाइए, इसमें x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, x 0 पे y की वैल्यू अगेन 1, ये वाला x 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1/2 यानी कि इससे कम यहाँ पे आ गया, 2 रखेंगे तो 1/4 यहाँ पे, 3 रखा तो 1/8, फिर 1/16, लेकिन रहेगा सब पॉजिटिव ही। -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 पे 2 आ जाएगा कहीं यहाँ पे, -2 रखा तो 4 आ जाएगा, -3 रखा तो 8 आ जाएगा कहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब कि इन सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा, लाइक ये हो गया y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ फॉर ऑल a लेस देन 1 वाला। 1 से छोटा होगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा। हाँ 1 से छोटा में ये नहीं कि नेगेटिव ले लें, वो तो रूल में ही था कि पॉजिटिव होना चाहिए, है सही है? ठीक है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर आ गया। अब इसके बाद इसके बारे में बता दीजिए कि इनका डोमेन क्या होगा, फिर इसका रेंज क्या होगा, क्या ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला। किसका? कोई एक बनेगा, क्योंकि एक टाइम में एक ही तो कोई एक ही वैल्यू दी जाएगी ना भाई, एक टाइम पे एक ही तो कोई एक ही वैल्यू दी जाएगी। अगर बाय द वे 5 की पावर x दिया है तो ये वाला फैमिली, 7 की पावर x होगा तो यही इसी टाइप का आएगा, 10 की पावर x होगा इसी टाइप का आएगा। एक वक्त कोई एक ही को तो कोई एक ही वैल्यू दिया होगा, तो जो भी a1 से बड़ा वाला दिखेगा तब ये ग्राफ, और जिसका a1 से छोटा दिया होगा तो इस तरह का कुछ ग्राफ दिखाएगा। नहीं, चूंकि मैंने कहा कि हर एक फैमिली, चाहे वो वाला लेके चलें या ये वाला लेके चलें, बिहेवियर तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का ही है। तो ओवरऑल मैंने एक्सपोनेंशियल का बताया कि दोनों केस को ही देखते हुए बताइए कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन क्या है?
नोट कर लीजिए फिर बताइए। आप गौर किसी पे भी कर सकते हैं, नहीं करो कि आप चाहे तो सिर्फ पहले वाले ग्राफ को ही देखकर आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जो आंसर उसके आने वाले हैं निचले का भी वही आने वाला है। आ जाइए, आप सिर्फ इसी के बारे में बता दीजिए। क्या है भाई डोमेन? डोमेन के कैसे देखते हैं? एक्स की रीडिंग देखते हैं। तो कौन कौन से एक्स पे ग्राफ है? तो हर एक्स के सामने दिख रहा है। जैसे -5 पे पूछा जाए है, ये पूरा इधर पीछे तक जाता है, तो -10 -1000 सारे नेगेटिव नंबर पे है, सारे इधर पॉजिटिव नंबर पे भी आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो डोमेन क्या हो गया? तो एक्स की वैल्यू -∞ से ∞ तक का, यानी कि x इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ऐसा ही है। रेंज क्या है? रेंज यानी कि y कोऑर्डिनेट। ग्राफ में y कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है? क्यों? यहां का y कोऑर्डिनेट कितना था? यहां पे 1 था, इससे नीचे ग्राफ है, वहां का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? लगभग 1/3, 1/5 होगा, कहीं कहीं 1/10 होगा। तो इसका मतलब कि जो सबसे कम y कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 0 से स्लाइटली मोर, 0 से और आगे बढ़ता जा रहा है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो y की जो रीडिंग होगी वही रेंज होगा। y की रीडिंग यानी कि 0 से बड़ी है, एग्जैक्टली 0 भी नहीं है क्योंकि उस एक्सिस को टच नहीं करता है, और उससे बड़ा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। रेंज क्या होता है? एक तरीके से उस फंक्शन की वैल्यू बताता है, और जो y कोऑर्डिनेट से हम पढ़ते हैं। अरे ठीक है, तो इससे ये भी समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, कभी माइनस में नहीं आएगा। क्योंकि खुद ही सोचिए कि भाई इसमें x कुछ भी रख दें, जैसे नेगेटिव में आप -10,000 भी रख दें, यहाँ पे देखिए -10,000 भी रखें तो पता है पावर -10,000 रखेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/3 की पावर 10,000, लेकिन रहा तो पॉजिटिव वैल्यू ही, तो कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं देगा। अरे क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। डिफरेंशिएबल भी है? कहीं ग्राफ में कॉर्नर दिख रहा है तो क्या कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स। हो गया? समझ में आ गया क्या है इस फंक्शन का पर्पस? ये वाला फंक्शन इस टाइप के बनाने का भी पर्पस कुछ रहा होगा। मैंने कहा ना कि मैथमेटिक्स में कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी ने ऐसे ही अपनी मनगढ़ंत कुछ सोचा और ला करके थोप दिया कि भाई के बच्चे पढ़ते रहें। हर चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से इन्वेंट की गई है, फिर उसके रूल्स वगैरह बनाए गए हैं वगैरह वगैरह। जैसे इसमें भी बात आई कि भाई नेगेटिव नंबर को एक्सक्लूड कर देना है। वजह क्या था? तो एक प्रॉपर रीज़न था। भाई ये बताया ना कि नेगेटिव नंबर यहाँ पे अगर रहेगा तो फिर उसको इस फैमिली में नहीं लेंगे। रीज़न था उसका भी प्रॉपर, क्योंकि वो फिर मेंबर इन सबसे अलग बिहेवियर का होगा, उसको छांट दिया गया, भाई तुम अलग रहो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसका पर्पस क्या है, इस फंक्शन को भी बनाने का पर्पस होगा। पर्पस समझ में आ जाएगा। आप जरा लिखिएगा 1 बिलियन, 1 बिलियन लिखिए, 1 बिलियन लिखिएगा। अरब, 1 अरब लिखिए। अब मुझे क्या पता, नौ 0 होता है। ठीक है, अब ये तो अभी 1 अरब की ही बात है। ऐसे ही अगर सपोज करें अरब ऑफ अरब लिखना हो, अब आदमी 0 तो गिनता ही रह जाएगा। इसी को सोचा गया कि भाई कि इतने मतलब क्या कहें कि इतना दिमाग लगाते रहें कि भाई जब लिख रहे हो तब भी सोचते रहें कि कितने 0 लिख दिया, कितना नहीं लिखा, या पढ़ने वाला भी गिनता रहे। उसका एक आसान तरीका डिस्कवर किया गया कि भाई हमें पता है कि अगर 10 की पावर 3 रखेंगे तो वो 3 0 क्रिएट कर देगा। भाई 10 की पावर 3 का मतलब कि 10 × 10 3 बार 3 0 क्रिएट कर देगा। 10 की पावर 5 रखेंगे 5 0 क्रिएट कर देगा।
तो सोचा गया कि इतने जीरो क्यों लगाने जाए, सीधा तरीका है कि इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दें। अरे हाँ या ना, ये पढ़ना भी आसान, लिखना भी आसान। अब अगर मान लिया अरब ऑफ अरब लिखना हो, कितना हो जाएगा भाई? 10 की पावर 18 लिख दें। अब कौन वो 18 जीरो लिखने जाए, ये 18 लिख दिया जाए। तो लार्ज नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना वो इजी है और पढ़ना भी इजी है। अरे सही है। तो लार्ज नंबर को लिखने के लिए ये एक फॉर्म डिस्कवर किया गया कि भाई कि इन्वेंट किया गया कि इस फॉर्म में हम लिखें तो पढ़ना और लिखना आसान रहेगा। तो ये रीजन था आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के। सही है। और ऐसे नंबर्स तो बहुत सारे आते हैं भाई, जैसे आपका किसी प्लेनेट का डिस्टेंसेज लिखना हो, जो कि पता चला कि लार्ज डिस्टेंसेज है, अब इस तरह से कौन उसको रटता रहेगा। तो एक्सपोनेंट फॉर्म इसलिए यूज किया गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ जी, ये भी एक तरह से एक्सपोनेंशियल का ही एक रिलेटिव है, मतलब उसका रिश्तेदार। सुनिए क्या है लॉगरिथम का पर्पस, क्या है, क्या मतलब है। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर n विद बेस a। किसी नंबर n का लॉगरिथम a बेस पे निकालें तो इसका मतलब होता है कि a की कितनी पावर रखें जिससे n मिल जाए। a का कितना पावर रखें जिससे n मिल जाए। फिर समझा रहा हूं, n की लॉगरिथम विद बेस a का मतलब हुआ कि a की कितनी पावर रखने से हमें n मिल सकता है। ऐसे ही जैसे आप बिलियंस को जब आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने गए 10 बेस में, तो आपको ये सोचना था कि 10 की कितनी पावर रखने से वो डिजायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो आपने क्या सोचा, 9 रख देंगे तो बिलियन मिल जाएगा। इसी तरह ट्रिलियन भी जब आप लिखने जाएंगे तो उस वक्त जरूरत पड़ेगी कि भाई 10 के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो 10 का कितना पावर लिखे जिससे ट्रिलियन मिल जाए। तो 12 पावर रखने से मिलता है। तो इसी तरह कोई अदर नंबर लिखने के लिए हमें उसके पावर की जरूरत होगी। तो वही है, पावर के लिए ही हम लॉगरिथम को यूज करते हैं कि n के लॉगरिथम a बेस का मतलब हुआ कि a का कितना पावर रखें जिससे n मिल जाए। लिख लीजिए इस डेफिनेशन को कि पावर दैट शुड बी रेज्ड ऑन a टू गेट n, ये लॉगरिथम ऑफ n का मतलब हुआ। क्या क्या क्या? हाँ देख ले रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही आप पूछने जा रहे हैं। ये तो समझ में आया। अरे पहले इतनी लाइन को ही समझिए कि a की कितनी पावर रखने से n मिलेगा, वही उसके लॉग की वैल्यू कहलाएगी। सुनिए अभी सुन लीजिए, जैसे अगर मैं पूछता हूं कि log ऑफ 8 विद बेस 2, क्या मतलब, ये जानना चाह रहा हूं कि 2 का कितना पावर रखने से 8 मिलता है, वही आंसर। कितना होगा आंसर? 3। अगर मैं पूछता हूं log ऑफ 64 विद बेस 2, 6, मतलब 64 का log पूछ रहा हूं 2 बेस पे, तो एक तरीके से ये पूछ रहा हूं कि 2 का कितना पावर रखने से 64 मिलेगा। जितना पावर रखने से मिलेगा वही रख दीजिए। अगर मैं पूछता हूं log ऑफ 100 विद बेस 10, क्या मतलब, 10 का कितना पावर रखने से 100 मिलेगा, 2। अगर मैं पूछता हूं log ऑफ 1/10 विद पावर बेस 10 -1, अरे सही है। अगर मैं पूछता हूं log ऑफ 1 विद बेस a, log ऑफ 1 विद बेस a की कितनी पावर रखने से ये मिलेगा, a पे कितना पावर रखने से ये मिलेगा, बस हो गया आंसर। अगर पूछ रहा हूं कि log ऑफ a विद बेस a 1, अरे सही है। अगर पूछा मैंने log ऑफ 81 विद बेस 3, 4, अरे ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूं कि log ऑफ बिलियन विद बेस 10, 9, मतलब क्या, अब आप 9 रख दीजिएगा 10 पे, उसी को बिलियन कहा जाएगा। है समझ में आ गया?
हो गया, ठीक है। तो अब जैसे y इक्वल टू log x विद बेस 10 के बिहेवियर हमें समझना है। वही कि भाई ग्राफ अगर पता रहेगा तो कुछ बेसिक चीज़ें तो पता चल जाएगी कि जैसे डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वगैरह वगैरह, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए ग्राफ बनाने में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, हम तो डिफरेंट एक्स पे वाई निकालते हैं और उससे पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, फंक्शन का क्या पर्पज़ था, कैसे वाई देगा वो तो समझाया गया। तो ग्राफ जब हम उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट एक्स पे वाई निकालते हैं, उससे कुछ पॉइंट्स मिलेगा, पॉइंट मिला करके ग्राफ बना देते हैं। यहाँ मुद्दा हमारा ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ आपको बता दिया जाएगा, अब उसके थ्रू उसको रीड करना है, उसका एनालिसिस करना है कि जब भी ज़रूरत होगी कोई इन्फॉर्मेशन की ग्राफ से हम चले जाएंगे। तो जैसे अगर इसी के ग्राफ बनाने जाएँ तो ये एक बेसिक सी बात है कि आप कुछ पॉइंट्स निकालेंगे और कौन से, तो जैसे यहाँ पे x रखा उस पर y कैलकुलेट किया, जैसे x 1 रखा y कितना आएगा 0 आ जाएगा, अभी आपने पढ़ा। फिर x की जगह पे 10 रखा, थोड़ा सा ऐसा करता हूँ ग्राफ बहुत बड़ा खींचा हुआ ना हो, क्या करता हूँ यहाँ पे 2 रख देता हूँ, 2 बेस का ग्राफ। कोई दिक्कत है क्या? वजह समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 अगर बनाऊंगा तो हमें 10 और 100 इस तरह के पॉइंट लेने पड़ेंगे, स्केल काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आसानी के लिए मैंने 2 रखा। चलिए अब बताइए 1 रखने पे कितना आंसर देगा? 0 देगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तब आंसर 1 देगा, और 4 रखूँ तो 2 देगा, हाफ रखूँ तो -1 देगा, 1/4 रखूँ तो -2 देगा। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिलते गए। पॉइंट मिल गए, x कोऑर्डिनेट 1 पे y 0, ये देखिएगा 1 पे 0, सही है। x कोऑर्डिनेट 2 पे y कोऑर्डिनेट 1, फिर 4 के सामने y कोऑर्डिनेट 2, 8 के सामने y कोऑर्डिनेट 3, ये सब पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, ऐसा ही है। इसी तरह x हाफ रखा तो हाफ पे y कोऑर्डिनेट -1, हाफ पे y कोऑर्डिनेट -1, और फिर 1/4 रखा तो y कोऑर्डिनेट -2, 1/8 रखेंगे तो -3, 1/16 पे -4, इस तरह से पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो उन सारे पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ग्राफ कुछ इस तरह का अपीयर होगा, लाइक दिस। ये जो यहाँ पे x एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, जहां y की वैल्यू 0 है, सही है। ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये एग्जाम्पल के लिए तो 2 बेस का बनाया। इनफैक्ट y इक्वल टू log a बेस x का ग्राफ, जहां a की वैल्यू 1 से ज़्यादा और इन्फिनिटी तक की कुछ भी रहे, हर a की बेस x का ग्राफ यही रहेगा। अरे सही है। जैसे मैंने कहा कि अगर 2 बेस के बजाय 3 बेस रहता, 3 बेस पे भी ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा। फर्क ये होगा कि वो ग्राफ थोड़ा नीचे से जाएगा। जैसे ये 2 के सामने ही 1 बन गया और 3 बेस का रहता, तब 3 बेस का रहता तब उसका y कोऑर्डिनेट 3 के सामने बनता है, यानी कि अब थोड़ा और नीचे से जाता। 4 बेस का रहता और नीचे से जाता। तो हर एक तरीके से a बेस x का ग्राफ ऐसा रहेगा, सही है। अब जब ग्राफ बन गया तो अब इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइक इसका डोमेन क्या है भाई, किस x पे ग्राफ दिख रहा है? क्या -1 पे दिख रहा है? x कोऑर्डिनेट -1 का कहीं ग्राफ है? भाई x कोऑर्डिनेट -1 यहाँ पड़ता है, इसके सामने कहीं भी ऊपर नीचे जाएं x की वैल्यू -1 होगी, क्या कहीं ग्राफ मिला? क्या x कोऑर्डिनेट 0 पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 0 के थोड़ा आगे, जैसे क्या हाफ पे दिख रहा है ग्राफ? हाफ पे, x कोऑर्डिनेट हाफ पे, तो यस हाफ के सामने तो ग्राफ है। 1/4 पे भी है, 1/8 पे भी है, तो 0 के थोड़ा आगे से शुरू होता है। तो डोमेन क्या हो गया? तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और आगे इन्फिनिटी तक। रेंज क्या हो गया इस फंक्शन का? यानी कि y कोऑर्डिनेट, रेंज के लिए y कोऑर्डिनेट पढ़ना है, -∞ से इन्फिनिटी तक की। जब भी रेंज की बात करें तो y कोऑर्डिनेट पढ़ना है, डोमेन की बात करें x कोऑर्डिनेट पढ़ना है। उसके अलावा फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x।
कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। हाँ भाई एक बात और भी सुन लीजिए, क्या -1 पे भी कंटिन्यूअस है? -1 पे कंटिन्यूअस है क्या? है ही नहीं। तो जब भी हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो डोमेन के अंदर में ही बात करते हैं, डोमेन से बाहर बात नहीं होती है। तो जब हमने कहा कि फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब कि उन्हीं एक्स पे बात कर रहे हैं कि जो डोमेन में है। तो फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, ऐसे लिख लीजिएगा कि फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, ऐसा ही है। इसी तरह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है? डिफरेंशिएबल है। कहां पे? फॉर ऑल एक्स, वही अगेन इन द डोमेन। क्लियर है? ठीक है, तो इसी पे बाकी बातें फिर करते हैं अगली क्लास में।